करंट इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। समझे थोड़ा तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक वाले डिपार्टमेंट में घुस चुके हैं। मैग्नेटिक्स खत्म, ठीक है। और ये हम लोग का सबसे लास्ट डिपार्टमेंट है, जिसमें 3 चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक, 3 चीजें हम लोग को इसमें पढ़नी है, ठीक है। जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हम जानते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? एक होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक होता है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? और जो चैप्टर लोग पढ़ रहे हैं ना वो ये पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, यानी वो करंट का मतलब कि पार्ट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मोशन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मोशन होता है। और मोशन होने से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको बोलते हैं क्या हम लोग, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इससे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे ना, जैसे कि इसके बाद अब जो चैप्टर्स आएंगे और पहले का जो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, जब चार्ज क्या हो, तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स की शुरुआत करते हुए सबसे पहले ही हम चर्चा करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो द फ्लो ऑफ चार्ज, बचपन से जानते आ रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्ज, तो क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर हम बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बोल सकते हैं ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, करंट। फॉर्मूला क्या है, I is equal to dq by dt, ठीक है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, गौर करेंगे कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे 2 बातें होती हैं, एक होता है करंट और एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, बस ये इतना कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे आप लोग, ठीक है। एकदम क्लियर कट रखेंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे, जितने भी फील्ड होते हैं ना, किसी भी यूनिट में आगे फील्ड लग जाए, समझ लेना कि वो क्या है, वेक्टर, ठीक है। और फील्ड ना लगे तो डिपेंड करता है कि कहाँ की चर्चा की जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये है करंट, और करंट कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर। एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, ऐसे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। और जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उसका नाम होता है एमीटर, ठीक है, जिसको एम्पियर मीटर भी कह सकते हैं, एमीटर या फिर एम्पियर। क्लियर। नेक्स्ट है, अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम क्या है, करंट डेंसिटी। देखिए इसका तात्पर्य क्या है, डेंसिटी का मतलब मालूम है ना, घनत्व होता है, यानी मास अपॉन वॉल्यूम की बात करेंगे। तो अब हम लोग किसका डेंसिटी की बात कर रहे हैं, करंट की डेंसिटी। तो करंट की डेंसिटी में मास का इंपैक्ट कौन देगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा ना। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। अब यही इलेक्ट्रॉन्स जब बहुत सारे अमाउंट में कई कंडक्टर से फ्लो करते हैं तो पता चलता है उनकी डेंसिटी, क्योंकि किसी एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बताएगा उस स्पेसिफिक वॉल्यूम की डेंसिटी, है ना। चलो, तो करंट डेंसिटी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ करंट at that point in the conductor to the area of the cross section of conductor at that point। यानी इतना सिंपल मैटर है, ज्यादा ध्यान नहीं देंगे इस पे हम लोग, ठीक है। ये हो गया हम लोग का एक कंडक्टर, और ये है आपका एरिया वेक्टर, है कि नहीं, एरिया वेक्टर, ठीक है। और ये है आपका डायरेक्शन किसका, करंट का। तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन और ये हो गया आपका एरिया वेक्टर। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे आप नॉर्मल कर दोगे, मतलब कि हम इसको कंपोनेंट क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो ये एरिया है ना, तो यहां से मान लो बन जाएगा थीटा, ठीक है। तो ये ए है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा इधर के साइड, ए कॉस थीटा, और इधर के साइड क्या बन जाएगा, समझ आया। तो ये हो जाएगा सीन यहाँ पे ए कॉस थीटा
और ये क्या हो जाएगा ए साइन थीटा। तो हमने किसकी बात करनी है, कॉस वाली, क्योंकि हम बात करेंगे करंट के डायरेक्शन में जो एरिया हमें मिलेगा, हमको इस वाले एरिया से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है उसका J इज इक्वल टू I अपॉन ए, जहां पे A डजंट मैटर, इज एवरीथिंग है। क्यों? क्योंकि A उस डायरेक्शन में नहीं है, उस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट? तो ये हो जाएगा A cos थीटा। इसको बोलते हैं हम लोग करंट। जे क्या है? हाँ? J इज द सिंबल ऑफ करंट डेंसिटी। सर एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर होता है ना, तो एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर ही किया ना बच्चा। दिस इज द शेप, इस टाइप का, जैसे वायर है ना, वायर, जैसे कि ये वायर है, हमने ये वायर लिया, अब इसका परपेंडिकुलर फेस ये है, तो हम इसकी बात नहीं करते हैं, हम इसको ऐसे ऐसे करके कटिंग स्लाइटली कट कर देते हैं। जब कट कर देंगे तो अब इस केस में इसका एरिया वेक्टर अब कैसे हो जाएगा, क्योंकि फेस चेंज हो गया ना, उस वाला केस की बात। इसीलिए ऐसा टेढ़ा बनाया है। इसी मैं ना ऐसे ऐसे बनाना कि लग डिस्क वन नीचे जाएगा, इसलिए जिस डायरेक्शन जा रहा है उस डायरेक्शन एरिया वेक्टर होगा, समझे? तो J इज इक्वल टू I अपॉन A cos थीटा हो गया, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू J डॉट A cos थीटा। तो I इज इक्वल टू J डॉट A बन जाएगा ना। जब डॉट हटेगा तो तुरंत क्या है, cos थीटा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को भी हम लोग दिमाग में रखेंगे। अब ये वाला प्रश्न क्या है कि जब थीटा इज इक्वल टू हो 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री पे ये सबसे मैक्सिमम देगा, 90 पे सेवा समाप्त, तो ठीक है, तो केवल 0 पे देगा। यानी दिस इज द कंडीशन व्हेन I एंड A इज ऑलवेज इन द पैरेलल कंडीशन, यानी एरिया और करंट दोनों के दोनों एक दूसरे की पैरेलल में ही मिले। परपेंडिकुलर जहां मिलेंगे वहां पे हमें करंट डेंसिटी का अनुभव नहीं होगा। क्लियरली? चलो, तो ऐसे करके ये हमारा करंट डेंसिटी समाप्त। और करंट डेंसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, दिमाग में रखेंगे। कौन सी क्वांटिटी? क्यों? क्योंकि इसका हमको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मालूम है, क्या कि एरिया वेक्टर। देखो आगे ना, ये एरिया, और एरिया के संग हम लोग किसकी बात करते हैं, एरिया वेक्टर। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। तो अभी इससे पहले करंट जाना हम लोगों ने कि किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। और फिर हम लोगों ने डेंसिटी भी जाना कि किसी एक स्पेसिफिक जगह पे कितनी डेंसिटी हमको मिल सकती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो हर एक का एक पाथ है, फिक्स है, इस पाथ से जा रहा है। ठीक, जाते क्या होता है ना कि कहीं से अगर झटका लग जाए इसको, जैसे मान लो कोई एक फिजिकल फैक्टर अफेक्ट कर दे, तो ये अपने पाथ क्या कर देगा, छोड़ देगा और फिर दूसरा पाथ पकड़ लेगा, है कि नहीं? तो ये जो यहाँ पे देखो इस पोजीशन पे जो चेंजिंग हुई है, यानी ये ऐसे जा रहा था फिर ऐसे को कि अब ऐसे जाने लगा, ये जो चेंजिंग हुई है ना, इसी को कहते हैं ड्रिफ्टिंग। ठीक है, क्या होते हैं, ड्रिफ्टिंग। अब इसमें क्या है, इट इज डिफाइंड द average velocity gained by the free electron of a conductor in the opposite direction of the externally applied electric field। यानी कहने का मतलब कि देखिए इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा हमेशा इलेक्ट्रिसिटी के क्या होगा, अपोजिट होगा। और जब भी ये फ्लो होंगे, मानो जैसे मान लो 100 इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है, कोई एक फिजिकल फैक्टर बाहर से या फिर रेजिस्टेंस या फिर टेम्परेचर या फिर कुछ एक इफेक्ट किया किसी पॉइंट पे, तुरंत मान लो 100 इलेक्ट्रॉन है ऐसे, एक के ऊपर डिफेक्ट हुआ तो उसने क्या हो गया, वहां से अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, दूसरे जैसा नहीं होता। रेस की बात करो ना, जो रेस स्टार्ट होती है, सब कोई अपने अपने डब्बे पे खड़ा होता है, एंड होते समय सब एक दूसरे में घुसे पड़े होते हैं। तो ये होती है ड्रिफ्टिंग, पाथ चेंज होगी सीधा। ठीक है, क्यों? अब मेन इंपॉर्टेंट है गोल, यानी कि वो लाइन जो खत्म करनी है वो इंपॉर्टेंट है। कोई मैटर नहीं है कि आप किस डब्बे में खड़े होकर वो लाइन खत्म कर रहे हो। ठीक है, सबको क्या करनी है, वो लाइन खत्म करना। क्लियर हुआ? तो ये कंडीशन था हमारा, आपका कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले। ठीक है, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इसके लिए एक इसमें डेरिवेशंस है, डेरिवेशंस के लिए ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, ये एक कंडक्टर
कंडक्टर से ये हमारा एक सर्किट कंप्लीट, ठीक है, और यहाँ पे ये इसका लेंथ है इस वायर का, और ये है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होगा? रिवर्स में। फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल टू QE, तो फोर्स हो जाएगा माइनस EE, यही होगा ना, क्योंकि Q क्या है? E है, और E का साइन जो नेचर होता है वो कैसा होता है? निगेटिव होता है, तो माइनस EE हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट में हो जाएगा कि अगर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? n इलेक्ट्रॉन्स है ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है अगर v1 है, तो n इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी? डॉट 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 vn, यानी v1 v2 v3 v4 डॉट 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 vn, ठीक है। ठीक है, जब हम इनकी एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, यानी वो कंडीशन जिस समय ये करंट ना हो उस समय उनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? तो देखो पता है ना कि एवरी पार्टिकल इज ऑलवेज इन मोशन, डजंट मैटर इफ वी अप्लाइड अ फोर्स और नॉट, और वो फोर्स किस फॉर्म में है वो भी डजंट मैटर करता है, ठीक है। तो एक पार्टिकल है, मान लो यही है, यही एक सॉलिड मैटर है, इस मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन से बने हुए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टेंट मोशन में है, ठीक है। अगर यही मेटल्स की बात करो तो मेटल्स में वाली भी क्या है? मोशन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का समंदर होता है इनके अंदर, ठीक है, होता है ना। अच्छा, वो मोशन में है तो हमें पता है ना कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, लेकिन फिर भी करंट हमें नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे का जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता है, और जब उनका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन निकालते हैं ना, नेट रिजल्टेंट कितना हो जाता है? 0। इस वजह से हमको इलेक्ट्रिसिटी वहां पे नहीं मिलती है, ठीक है। तो वो अब उस कंडीशन में बात करेगा जिस समय इलेक्ट्रॉन को हमने इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रखी है, तो उनका मोशन क्या होगा? रैंडम डायरेक्शन, रैंडम डायरेक्शन होगा। जब रैंडम डायरेक्शन होगा तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा उनकी वेलोसिटी का? तो v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn अपॉन n इज इक्वल टू 0। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट है, अभी हमारे पास क्या है? फोर्स है, F इज इक्वल टू माइनस EE, है कि नहीं? और फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का? F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू माइनस EE, तो ये हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस E कैपिटल E, है ना? बोलिए। और फिर नेक्स्ट हो जाएगा A इज इक्वल टू माइनस EE अपॉन m। यहां से हमने क्या निकाल लिया? और उस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन पता कर लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, इफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्स वेलोसिटी कंपोनेंट, क्योंकि जैसा कि ये वेलोसिटी इसके v कंपोनेंट मूव कर रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी का भी हम क्या करते हैं? कंपोनेंट जब ब्रेक करते हैं तो थीटा की बात करें, इधर क्या बन जाता है? v cos थीटा, और इधर क्या बन जाता है? v sin थीटा। तो हम ऐसे कंपोनेंट की बात करें जो कंपोनेंट हमें 0 ना दे, यानी हम उस कंपोनेंट की बात करें जो कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन के संग मूव करे, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट। तो जब वो कंपोनेंट हमें मिलेगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, यानी दोनों का डायरेक्शन पैरेलल होगा एक दूसरे के, तो हमेशा हमको कुछ ना कुछ वेलोसिटी उसकी मिलेगी। और जब भी ऐसा होगा, तो कभी ऐसा होगा जब भी ऐसा होगा जब हम उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब हम अप्लाई नहीं करेंगे तो रैंडम डायरेक्शन होगा, जो ही इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो ही डायरेक्शन क्या हो जाएगा? फिक्स। तो वो एक डायरेक्शन में क्या कर लेंगे? मूव कर लेंगे। और जब एक डायरेक्शन मूव करें तो उनका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नेट रिजल्टेंट 0 हमको नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ करंट ऑफ अमाउंट हमको क्या मिलेगी? मिलेगी, हाँ ना। तो उस कंडीशन में बात करो हम लोग, तो यहाँ पे मिलता है हमने क्या मिलता है? देखो ये था आपका इनिशियल, जब इसमें करंट नहीं था, और फिर हमको पता करते हैं क्या? फाइनल, जब उसके अंदर क्या हो? करंट हो, तो वो वाला क्या हो जाता है? तो Vn इज इक्वल टू UN प्लस ATN। ये फॉर्मूला पता है? ये फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन V इज इक्वल टू U प्लस AT, याद है? V इज इक्वल टू U प्लस AT, जहां पे V है फाइनल, U इनिशियल, A एक्सेलरेशन, T टाइम, ठीक है। अच्छा, U की वैल्यू अब इन्होंने शुरुआत में क्या निकाली? 0, जिसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हुई? V इज इक्वल टू AT, और यही फाइनल वेलोसिटी को कहते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमें मिलेगा VD इज इक्वल टू AT, है ना? और जहां पे T क्या है? T नहीं है, T टाउ है, मतलब T नहीं है, मतलब T ही है पर T नहीं है, नहीं समझे? मतलब वो T टाइम
किसी और कंडीशन में है। जैसे टी टाइम मतलब क्या कि एक ऑब्जेक्ट मूव करा, ये टी टाइम है। लेकिन यहाँ पे ये टी टाइम बता रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, कोलिजन के बीच में स्पेस, यानी दो इलेक्ट्रॉन अभी से ऐसे गया, इलेक्ट्रॉन ऐसे गया जाके टकराया, फिर वो अलग हो गया, फिर जाके कुछ देर में टकराया। तो यहाँ से यहाँ के बीच जो टाइम गैप है, टकराने के बीच में गैप है, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं इसको? रिलैक्सेशन टाइम। और जिसको हम टी से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं? टाउ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे सामने? टी अपना फेस चेंज करके क्या बन जाएगा? टाउ। तो हमारे सामने जाएगा VD इक्वल टू ए टाउ। ठीक है, तो ए टाउ की बात करते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोगों ने ए की वैल्यू क्या कर रखी है? निकाल रखी है। तुरंत हम क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे ए की जगह पे। तो VD इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम, और ये क्या हो जाएगा? टाउ। और ये हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। यही है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना? यस सर। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। टाउ इंडिपेंडेंट, क्योंकि टाइम तो भाई कोई क्वांटिटी होता नहीं है, मतलब वेक्टर में काउंट नहीं होता टाइम। ठीक है। मास कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, तो बचा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके अंदर हम लोग डायरेक्शन की चेंजिंग देखने को। ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कोई डाउट है तो बताओ। रिलैक्सेशन टाइम कितना होता है? 10 पावर -9 या 12? -14 से आता, 10 का पावर -14 सेकंड। तो हम लोग बात करें ना रिलेशन बिटवीन आई एंड VD का, Yes, sir. उसके देख लेते हैं। सबसे पहले मान लो कि एक कंडक्टर है इस तरीके का, और यहाँ से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है करंट से। ठीक है। उसके बाद ये है इसका लेंथ, ये है इसका एरिया, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग है उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद इसमें से क्या जा रहा है? आई जा रहा है, और यहाँ से आई आपका आ रहा है। ठीक है। ये सिंपल नॉर्मल फिगर है। तो अभी हम लोग बात करेंगे इस एल लेंथ में टोटल चार्ज कितना होगा। व्हाट इज द टोटल चार्ज इन दिस एल लेंथ ऑफ वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है चार्ज का? तो चार्ज क्या होता है? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE होता है ना? ठीक, ये फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। ठीक है। तो ये हो गया हमारा Q इज इक्वल टू NE। और हमको चेक किस में करना है? तो हमको इस लेंथ में चेक करना है, जिसका लेंथ L है और एरिया A है। ठीक है। तो ये हो जाएगा AL, यानी इस पूरे मतलब कि कंप्लीट लेंथ ऑफ कंडक्टर के अंदर इतना चार्ज अवेलेबल है। कोई दिक्कत तो बताइए। ये था Q की वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट है, हमको पता है टाइम इज इक्वल टू क्या होता है। तो पता ना कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, यही होता है ना? डिस्टेंस उल्टा होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है आपका L, और टाइम है आपका T, और स्पीड है आपका VD, है कि नहीं? ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में ये हो जाएगा आपका T इज इक्वल टू L अपॉन VD। यहां से ये इक्वेशन। ठीक। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q बाई T ना, चार्ज का। अब Q की वैल्यू हमने वहां से उठाए क्या करनी है? प्लेस कर देनी है। कितनी हो जाएगी? NEAL अपॉन, और टाइम की वैल्यू यहां से प्लेस कर देंगे, तो L अपॉन VD। ठीक है। और VD क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और L से L क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बनेगा NEAVD। तो जो I की वैल्यू निकल के आई है वो आई है हमारे सामने इक्वेशन ये। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन I एंड VD। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का हमको रिलेशनशिप निकल के समझ में आया? ठीक है। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। क्लियर हुआ ना ये? यस सर। नेक्स्ट है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? तो ओम्स बोलते हैं ना कि किसी भी फिजिकल कंडीशन को जब हम कांस्टेंट कर देते हैं, टेम्परेचर और ये सब मटेरियल्स, तो जो V होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? I के, यानी पोटेंशियल करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो उस केस में जब अगर ऐसा होगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो ग्राफ कैसा बना? आइडेंटिटी ग्राफ। ठीक है। और इस तरह के ऐसे मटेरियल्स, ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। ठीक है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं।
और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उसको बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, जैसे सेमीकंडक्टर नॉन ओमिक होते हैं क्योंकि वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। और मेटेलिक्स जितने भी होते हैं ना सारे नहीं कर सकते, मतलब मैक्सिमम मेटेलिक्स कैसे कौन होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको ओमिक कंडक्टर कहा जाता है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट है हमारे सामने डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, यानी ओम्स लॉ को अगर हम डिड्यूस करें, निकाले, किस फॉर्म में निकालें, मतलब हाँ ओम्स लॉ को डिड्यूस करना है, स्टार्ट किया जाए। ये जो रिलेशन अभी आया ना इसको याद रखना पड़ेगा, तभी ओम्स लॉ का डिडक्शन होगा। तो हमें पता है ना अभी हमने जस्ट किया कि I की वैल्यू NEAVD की क्या है, बराबर है, हाँ ये ना, ठीक। तो नेक्स्ट है, अभी हम लोग को पता है कि थोड़ी देर और पहले हमने निकाला कि -EE टाउ अपॉन M, ये हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकाला। नेक्स्ट लाइन में I की वैल्यू NEA और VD की जगह पे -EE टाउ अपॉन M लेस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा अब E की वैल्यू, देखिए E की वैल्यू क्या होती है, E की वैल्यू होती है V/L। इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे, कैसे आया, तो फॉर्मूला है dV इज इक्वल टू -EdR। हाँ तो dV जगह पे V, माइनस जगह पे E और D जगह पे L, तो E इज इक्वल टू V/L। ये वाला, इसको हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल वाले चैप्टर में कि पोटेंशियल के डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पोटेंशियल क्या होता है, हाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, घटता है ये, ठीक है। तो चलिए इस जगह पे क्या नोट कर देंगे हम लोग, नेक्स्ट लाइन में यहीं पे कर देते हैं, क्या हो जाएगा V/L। तो नेक्स्ट लाइन में I इज इक्वल टू या I/V इज इक्वल टू NEA, NE स्क्वायर हो जाएगा ना, टाउ अपॉन ML, और इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो I/V इज इक्वल टू R, तो V इक्वल टू IR नहीं हुआ भी R 1/R होगा, ये 1/R होगा, हाँ 1/R होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/R, तो V इज इक्वल टू IR, और यहाँ पे आपका ओम्स लॉ प्रूफ, ये डिड्यूस हो गया ओम्स। इसे बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, तो ओनली वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे तभी ये फंक्शन करेगा। दूसरा, सब सब्सटेंस डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, जिसको हम लोग ओमिक और नॉन ओमिक में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, यानी कि जब हम ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म की चर्चा करते हैं, वेक्टर फॉर्म इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ का, ठीक है, चैप्टर 3 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेक्टर फॉर्म, आप दिमाग में रखेंगे। फॉर्मूला क्या है, हमें पता है J इज इक्वल टू I/A, ये क्या है, करेंट डेंसिटी, ठीक है, J इज इक्वल टू I/A, और I का फॉर्मूला है हमारे पास NEAVD, है ना, अपॉन A से A क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ठीक है। और VD की वैल्यू क्या है, VD की वैल्यू है EE टाउ अपॉन M, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में J इज इक्वल टू NE इंटू EE टाउ अपॉन M, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू, ये हो जाएगा NE स्क्वायर टाउ अपॉन M, एक ब्रैकेट में, और इंटू E कहाँ हो गया, बाहर, ठीक है। और ये हो जाता है हमारा कांस्टेंट J इज इक्वल टू सिग्मा E, और इसी को कहते हैं हम लोग ओम्स लॉ वेक्टर, बस इतना ही, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म में हम आगे क्या लगा देते हैं, ये फॉर्म लगा, ये सिंपल वेक्टर फॉर्म। तो इसमें किसका यूज है, इसमें आपके I का यूज है, NEAVD, उसके बाद जो अभी VD उसका प्रयोग किया था हम लोगों ने, उसके बाद E को बाहर कर दिया, J को बाहर कर दिया, बीच वाले को सीधा मार दिया, क्या, सिग्मा। सिग्मा मतलब होता है कंडक्टेंस, ठीक है, क्या होता है, कंडक्टेंस।
चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग रेजिस्टेंस। इट इज डिफाइंड एज द मतलब एक ऐसा डिवाइस है, रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट में करंट को क्या करता है, अपोज करता है, और उसका फेनोमेना है रेजिस्टेंस, यानी वो इसकी प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस की जो उसको अपोज करने वाली। हाँ, इसका SI यूनिट है ओम, ठीक है। और नेक्स्ट है रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड्स करता है, तो वो है कंडक्टर पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे, 3 चीजें डिपेंड। डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन आप रखिएगा क्योंकि डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन आपको एक एक नंबर में पूछने की चांसेस एरिया पे डिपेंड करता है ना, एरिया पे भी। हाँ, एरिया वो तो रेजिस्टिविटी होती है जो एरिया क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस। अच्छा, ठीक है। हाँ, रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है, दोनों बातें हैं, सही है, दोनों बातें हैं। नेक्स्ट है आपका कंडक्टेंस मेंशन है। कंडक्टेंस जिसको हम कैपिटल G से दिखा रहे हैं वो हमेशा रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो SI यूनिट होता है इसका ओम इनवर्स, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है तो 1/ओम होगा, ओम ऊपर आएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी में बहुत ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेना है। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी which decides what is the quality of the conductor। कंडक्टर की क्वालिटी डिसाइड करता है कौन, रेजिस्टिविटी, जो बताता है जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, और जिसकी कंडक्टिविटी हाई होगी उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। यानी रेजिस्टिविटी किसकी हाई होगी, नॉन मेटल्स की, और किसकी कम होगी, मेटल्स की। समझ आया? चलो, उसके बाद है आपका कंडक्टिविटी है सिग्मा, सॉरी कंडक्टिविटी है सिग्मा। जो सिग्मा हम लोग किए ना अभी वो कंडक्टिविटी है, गौर कर लीजिए। ये जो पीछे कंडक्टेंस लिखा है वो दूसरा चीज है, अब कंडक्टिविटी दूसरी चीज है, दोनों थोड़ा सा फर्क है। कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल और कंडक्टिविटी होती है रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, ठीक है। यहाँ की बात आती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग मोबिलिटी की। देखिए मोबिलिटी क्या होता है, तो मोबिलिटी का रिलेशन ही बस जानना है आपको, इसके डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं। मोबिलिटी का रिलेशन है आपके सामने, म्यू इज इक्वल टू क्यू टाउ अपॉन एम, ये मोबिलिटी है। और बहुत ध्यान से अगर देखोगे ना तो ये कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सीन इसमें आ रहा है, ठीक है। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसा होता है, देख रहे हो ऊपर, ई टाउ अपॉन एम, और यहाँ पे क्यू टाउ अपॉन एम, अगर यहाँ पे हटा तो यहाँ पे तो ई टाउ अपॉन एम, और ई कहाँ हो गया, समझा? तो ये हो गया आपका ये हो गया मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या बताता है, मोबिलिटी का मतलब कितना ज्यादा मोबाइल आयंस हो सकते हैं, यानी कितने ज्यादा चार्ज जो होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं, मोबाइल कर सकते हैं, जिसको मोबाइल आयन या मोबिलिटी कहते हैं। क्लियरिटी? चलो, उसके बाद है जो मोबिलिटी होती है वो टेम्परेचर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो मोबिलिटी क्या होगी, घटेगी। ये पॉसिबल है? नहीं, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया डायरेक्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर म्यू इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। नहीं, मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। फॉर अ पर्टिकुलर चार्ज म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाउ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो म्यू से टेम्परेचर का हुआ ना, लेकिन एक चीज है ये सबके लिए नहीं है, स्पेसिफिक केस है। तो थोड़ा सोचो कि जब भी हम किसी को टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो तुरंत उछल कूद करना शुरू कर देगा, मोबिलिटी बढ़ जाएगी। पर ये स्पेसिफिक है किसके लिए, फॉर पर्टिकुलर चार्ज, यानी कुछ चार्जों के लिए। सबके लिए ये डायरेक्टली होता है। मोबिलिटी डायरेक्टली टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी, और बढ़ी जाएगी, ठीक है, घटती नहीं। चलिए नेक्स्ट है ओमिक सब्सटेंस और नॉन ओमिक सब्सटेंस, जिसकी चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट है उसके बाद टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर देखो एक रिलेशन है, अल्फा इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी माइनस रेजिस्टिविटी रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट ब्रैकेट टी माइनस टी नॉट। हाँ नहीं, ये थोड़ा सा है बस कि जो रेजिस्टिविटी और जो टेम्परेचर है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो यहाँ पे रिलेशन दिख रहा है, क्या मतलब बता दीजिएगा इसका। इनमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना आपको, बस इतना जानना है कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। जो न्यूमेरिकल आते हैं एक इस पे, हाँ उसके लिए इसमें न्यूमेरिकल नहीं पूछता है। हाँ बुक में है, बुक में तो सब कुछ है, पेपर में नहीं है। फिर बता दीजिए। बाकी सारे न्यूमेरिकल आ रहे हैं तुमको नहीं तो फिर कहे फोकस करो इस पे, जो कह रहा हूँ उसको करो। अभी तो अथर भी कुछ नहीं बोल रहा।
हाँ नहीं, मैं बोला कि आप भी कुछ नहीं बोल रहे न्यूमेरिकल्स के लिए, तो कहाँ टेंशन ले रहे हो तुम। नेक्स्ट है कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो देखिए कंडक्टर क्या होते हैं, तो कंडक्टर वो होता है, मतलब जिसे वो इसमें ऊपर के रिलेशन बताया है, अल्फा की वैल्यू के हिसाब से बताया है। कंडक्टर होते हैं पॉजिटिव, किसके लिए, मेटल्स के लिए, और सेमीकंडक्टर के लिए कैसे होते हैं, नेगेटिव, और इंसुलेटर के लिए भी कैसे होते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव। तो बाकी खाली कंडक्टर के लिए पॉजिटिव, अब बाकी दोनों के लिए कैसे होते हैं, नेगेटिव। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ देख लो थोड़ा। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कर रहा है, किसके लिए, कॉपर के लिए। सेमीकंडक्टर के लिए डिक्रीज कर रहा है, और नाइक्रोम के लिए कुछ स्पेस लेके इंक्रीज कर रहा है, यानी इतने देर तक उसको हीट होना पड़ेगा तब जाके उसका रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगा। और मैग्नीन के लिए तो एकदम कांस्टेंट है, इसीलिए कांस्टेंटेन और मैग्नीन का यूज करते हैं हम पोटेंशियोमीटर के वायर को उपयोग करने के लिए। पोटेंशियोमीटर डिवाइस जानते हैं, पोटेंशियोमीटर ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि मतलब 100% एफिशिएंट है, हम कह सकते हैं। ट्रांसफार्मर के बाद यही एक डिवाइस जो 100% एफिशिएंट है। सर लेकिन नाइक्रोम को तो हीट करने पे हो ही रहा है ना। हम नाइक्रोम की बात कर रहे हैं, हम मैग्नीन और कांस्टेंटेन की बात कर रहे हैं। कांस्टेंटेन का ग्राफ नहीं दिया है, लेकिन दो अलॉय हैं, एक है कांस्टेंटेन, एक है मैग्नीन, जिनका उपयोग करते हैं हम लोग पोटेंशियोमीटर वायर बनाने के लिए। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, इट इज एन परफेक्ट वोल्टमीटर। जो नॉर्मल वोल्टमीटर होते हैं ना, वो करंट लेते हैं तब जाके शो करते हैं, ये बिना करंट लिए शो करता है। तो इस वजह से वो 100% वैल्यू क्या करता है, रिप्रेजेंट करके दिखाता है कि हाँ इतना वोल्टेज पोटेंशियल है उसकी। ठीक है। नेक्स्ट है यूज ऑफ अलॉय इन मेकिंग रजिस्टर। तो रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज वेरी हाई। तो अगर जिसका भी रेजिस्टेंस बनाना है ना हम लोग को, जिस भी रेजिस्टेंस बनाना है कभी भी किसी का भी, तो उसका रेजिस्टिविटी हाई होना चाहिए। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को अपोज करना, और रेजिस्टिविटी हाई होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपोज करेगा। चलिए नेक्स्ट है दे हैव वेरी स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट काफी कम होता है, लीस्ट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन, और एटमॉस्फेयर द्वारा बहुत ही कम असर होता है, क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही कार्बन की या सिरेमिक कोटिंग होती है, जिससे एटमॉस्फेरिक इफेक्ट ना हो। मैंने याद है कि आप लोगों को एक बार पत्थर वाला रेजिस्टेंस दिखाया है। पत्थर रेजिस्टेंस मतलब अंदर वो वायर ही होता है, वही नाइक्रोम वाला वायर, फिर कोई वायर होगा, लेकिन ऊपर से कवरिंग करते हैं ताकि एटमॉस्फेरिक इफेक्ट उसके ऊपर ना हो। एटमॉस्फेयर इफेक्ट पड़ेगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो, और ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए हम उसके ऊपर क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। कार्बन की कोटिंग होती है, उसके बाद बहुत सिरेमिक की कोटिंग होती है। ठीक है। अब यहां तक ये हो गया कंप्लीट। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जब चर्चा करेंगे तो बात करेंगे वहां से इंटरनल रेजिस्टेंस।